शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर बताओ कहां तक पहुंच गए थे? फोटो रेस्पिरेशन हो गया था, शुरू करना है। फोटो रेस्पिरेशन हमने कहा था कि C4 प्लांट्स आर बेटर देन C3, क्योंकि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता और C3 में होता है, लेकिन कंडीशन रखी थी हाई लाइट इंटेंसिटीज। सही है बात या नहीं? तो आपको ये बात समझनी है कि हाई लाइट इंटेंसिटीज पर C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है। ऐसा क्यों है, उसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई फोटो रेस्पिरेशन जो है वो होता क्या है, प्रोसेस कैसा है। फिर हम समझेंगे कि C3 में होता है लेकिन C4 में ऐसा क्यों है, हाई लाइट इंटेंसिटी कंडीशन क्यों रखी गई है, ये सारी बातें हम समझेंगे उसके लिए। ठीक है, तो आप बताइए, जब फोटो रेस्पिरेशन की हम बात करें तो इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं C2 साइकिल, या फिर इसे हम नाम देते हैं ग्लाइकोलेट साइकिल। मैं यहां ये भी क्लियर करके गया था कि C3 प्लांट्स हैं, C3 साइकिल है, C4 प्लांट्स हैं, C4 साइकिल है। यस और नो? लेकिन C2 साइकिल है लेकिन C2 प्लांट्स नहीं होते, क्योंकि C2 साइकिल C3 प्लांट्स में ही होता है हाई लाइट इंटेंसिटीज पर। सही है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। क्या नाम है? रुबिस्को एंजाइम में आप बताएंगे कि CO2 भी जुड़ती है, और लेकिन एक टाइम पे कोई अगर CO2 जुड़ेगी तो आप बताएंगे कि यहां केल्विन साइकिल चलेगा। लेकिन अगर क्या जुड़ेगी तो आप बताएंगे कि पहले शुरू होगा फोटो रेस्पिरेशन, और उसके बाद फिर यहां से चलेगा क्या? केल्विन साइकिल। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन जुड़ने पर भी चलेगा क्या? केल्विन साइकिल। लेकिन इससे एक लॉस है कि आप बताइए कि इसमें प्रोडक्शन का लॉस हो जाता है। किसका लॉस हो जाता है? प्रोडक्शन का लॉस हो जाता है, इसलिए हम C4 प्लांट्स को बेटर मानते हैं। तो आप बताइए, अगर O2 ज्यादा है तो O2 जुड़ेगी, CO2 ज्यादा है तो, और फिर अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो, क्योंकि एंजाइम रुबिस्को शो मोर एफिनिटी फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। एंजाइम रुबिस्को शो मोर एफिनिटी फॉर द, समझ रहे हैं बात या नहीं? भाई तो खड़ा हो। हाँ, कहां था तो लास्ट लेक्चर में? फिर उसके बाद सेकंड क्लास किसकी थी? नहीं, मेरे बाद। फिर तू कहां था? है? मुझसे मिलना नहीं था तूने? तुझे मैंने पहले दिन एक बात समझाई थी कि ईमानदार रहना। ठीक नहीं, ये ठीक हुआ नहीं है। फर्स्ट डे क्या समझाया था मैंने? बोला था ना ऐसा कि ईमानदार रहना। और ईमानदारी तूने कहा था सर मुझे ईमानदार ही रहना है, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं, और वो ही रहना है, वो खत्म हो गया मामला। अब आना मत मेरे पास, डाउट पूछने आ सकता है, किसी और काम के लिए नहीं। ठीक है, चलें भाई। हाँ, मैं हेल्प उसी की करता हूं बच्चे जो आगे बढ़ के अपनी हेल्प करवाना चाहता है। ठीक है, मैं आपका टीचर हूं। आपको कोई टॉपिक में डाउट है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें कोई प्रॉब्लम है, आप बेझिझक मुझसे पूछिए, मैं कभी भी बताऊंगा आपको, क्योंकि वो मेरा काम है। लेकिन उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि यार सर हमारी एडिशनल हेल्प भी कर दें, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप भी ईमानदारी के साथ मेरे साथ जुड़िए। अगर आपने अपने काम में कहीं पर भी मतलब मक्कारी करी, तो फिर मैं थोड़ी आपसे बात करूंगा। सिंपल सी बात है, फिर मैं केवल आपसे टॉपिक की बात करूंगा, फिर उससे बाहर की कोई बात नहीं होगी। हेल्प के लिए मैं तभी तक तैयार हूं जब तक आप हेल्प करवाने के लिए तैयार हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? ये दिमाग में रखिए आप, और ये मैं सबके सामने बहुत इसीलिए बोल रहा हूं इसको, कि आपके भी समझ में आए। तो अब आप आगे बढ़ेंगे कि रुबिस्को एंजाइम जो है वो CO2 और O2 दोनों में से किसी को भी जोड़ सकता है, लेकिन जोड़ेगा उसको जिसकी अमाउंट, अगर CO2 ज्यादा है तो, O2 ज्यादा है तो, हाँ, लेकिन दोनों इक्वल हैं तो आप बताइए, बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि अगर O2 ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। सही है बात या नहीं? आप बताएंगे फोटो रेस्पिरेशन होगा। फोटो रेस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गेनल काम करते हैं, बोलो, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। कितने सेल ऑर्गेनल हैं? फर्स्ट का नाम आप बताएंगे, फर्स्ट सेल ऑर्गेनल का नाम है क्लोरो। सेकंड पेरोक्सिसोम, क्या नाम है? और तीसरा, तो आप बताइए कि 3 सेल ऑर्गेनल काम करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड, जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में एक कंपाउंड है RuBp, जिसमें कि कितने कार्बन हैं? इस 5 कार्बन के कंपाउंड में जुड़ेगा कौन? भाई CO2 जुड़ती तो केल्विन साइकिल चल जाता, लेकिन अभी कौन जुड़ रहा है?
कौन जुड़ रहा है? O2 जुड़ रहा है। तो O2 जुड़ने का मतलब हो गया कि अब यहाँ केल्विन साइकिल ना चल के सीधा क्या चलेगा, पहले फोटो रेस्पिरेशन होगा। क्या होगा? फोटो रेस्पिरेशन होगा। सही है बात या नहीं? यस और नो? अब आप बताइए कि RuBP में जब O2 जुड़ेगी तो O2 में कार्बन कितने? अरे O2 में, हाँ O2 में तो कार्बन है ही नहीं, कार्बन तो RuBP में है, और वो कितने हैं? तो आप बताइए 3 कार्बन का एक तो मॉलिक्यूल बनेगा PGA, और साथ में एक मॉलिक्यूल बनेगा, बोलो, फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बनेगा? इसमें कार्बन, PGA में कार्बन, टोटल कार्बन देखो RuBP में कार्बन 5 है। और ये काम हुआ है एक एंजाइम की प्रेजेंस में, और इस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। इस एंजाइम का नाम रुबिस्को। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। हाँ, तो आप बताइए RuBP कितने कार्बन का, उसमें जुड़ा कौन? तो 5 ही रहे ना कार्बन। मैं आपको क्लियर कर दूं, एनसीईआरटी ने केवल इस इक्वेशन को ही पढ़ाया है, केवल इस इक्वेशन को ही पढ़ाया है। कौन सी इक्वेशन को? ये जो मैंने लिखी है। लेकिन मैं आगे की बातें भी बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आगे की बातों से 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। नीट में नहीं आया क्वेश्चन, नीट से पहले आया। ठीक है बात या नहीं? लेकिन फिर भी आप PYQ सॉल्व करोगे तो 2006 के बाद के तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं मैं क्लास के अंदर। तो इससे आगे की डिटेल जो करवाऊंगा मैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की वजह से करवाऊंगा। वरना एनसीईआरटी कह रही है कि RuBP के अंदर अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। वहां एनसीईआरटी ये भी कह रही है इंस्टीड, मतलब किसकी जगह पर? आप बताओ, RuBP में अगर 2 CO2 जुड़ते, RuBP में अगर एक CO2 जुड़ता तो 2 मॉलिक्यूल PGA के बनते, लेकिन अभी PGA के मॉलिक्यूल एक ही बना है। इसको बात एनसीईआरटी बढ़िया से समझा रही है आपको। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी ये इक्वेशन एनसीईआरटी ने समझाई है। लेकिन आगे क्या होता है उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। आप बताइए आगे होगा कि जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, कौन? वो कन्वर्ट होगा एक एसिड में, ग्लाइकोलेट में, और इसमें कार्बन कितने? और यहां से फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। तो बोलो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर। सही है बात या नहीं? फिर आप बताइए कि जो ग्लाइकोलेट है, कौन? वो कहां आएगा? पैरोक्सिसोम में। और ग्लाइकोलेट पैरोक्सिसोम में आने के बाद एक अमाइनो एसिड बनाता है जिसका नाम है ग्लाइसिन। अब ग्लाइकोलेट 8 मतलब ग्लाइकोलाइटिक एसिड है। ये एसिड है सिंपल, कन्वर्ट हो रहा है अमाइनो एसिड में। तो आप बताइए अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप होता है, अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप होता है। तो इस इक्वेशन में आप बताएंगे कि एक अमाइनो ग्रुप जुड़ेगा और साथ में ऑक्सीजन, एक अमाइनो ग्रुप जुड़ेगा और साथ में क्या जुड़ेगा? तो एक अमाइनो ग्रुप जुड़ गया और एक क्या जुड़ गई? ऑक्सीजन जुड़ गई। ये तो क्लियर है आपको? उससे एक अमाइनो एसिड बनेगा ग्लाइसिन, 2 कार्बन का सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। ये बात मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको कि ग्लाइसिन इज ए सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। फिर आप बताइए ग्लाइसिन एंटर करेगा कहां पर? तो ग्लाइसिन में कार्बन कितने? फिर आप बताएं कि ग्लाइसिन जो 2 कार्बन का कंपाउंड है, इससे एक दूसरा अमाइनो एसिड बनता है सेरीन, कितने कार्बन का? तो 2 कार्बन के ग्लाइसिन से 3 कार्बन का सेरीन बनते टाइम एक मॉलिक्यूल CO2 का क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। और साथ ही साथ यहां आप बताइए कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ NAD प्लस कन्वर्ट्स इनटू NADS2, मतलब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। ग्लाइसिन में कार्बन कितने हैं? 2। सेरीन में कार्बन कितने हैं? तो 2 से कितने कार्बन बने? और एक कार्बन क्या हो गया? रिलीज। जैसे मैं ये बात बोलता हूं बच्चे के फिर डाउट आता है दिमाग में कि सर यहां तो कार्बन ऐड होना चाहिए था कि 2 से आप 3 कर रहे हो, हाँ या ना? तो इसको भी ठीक करते हैं कैलकुलेशन को। आप बताइए 2 मॉलिक्यूल RuBP, कार्बन टोटल 10, ऑक्सीजन भी 2 जुड़ेंगे, कार्बन 0, तो 10 ही बचे अपने पास। अब आप बताओ कि जब 10 कार्बन की बात है तो उसमें से PGA के मॉलिक्यूल कितने? 6 कार्बन, 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट 4 कार्बन, एक में 2 तो 2 में, टोटल कार्बन कंप्लीट है, हाँ या ना? बिल्कुल। अब आप बताएंगे कि यहां से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कितने रिलीज हुए? बिल्कुल, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां से क्या हो गए हैं?
रिलीज, हाँ या ना? तो 2 मॉलिक्यूल किसके बन गए? फिर 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट में 2 ऑक्सीजन और 2 NH2 जुड़कर 2 ग्लाइसिन, और ये दोनों ग्लाइसिन जब आएंगे तो एक ग्लाइसिन में कार्बन, तो 2 ग्लाइसिन में कार्बन, उसमें से एक CO2 निकलेगा तो 3 कार्बन का सेरीन बनेगा। इसका मतलब ये बताइए कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेरीन का फॉर्मेशन करने के लिए 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के चाहिए, और 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन बनाने के लिए 2 मॉलिक्यूल RUBP की रिक्वायरमेंट होती है, हाँ या ना? अच्छे से आगे बढ़ते हैं। अब आप बताएं कि जो सेरीन है, कौन? ये एक अमाइनो एसिड है। बोलो, ग्लाइसिन और सेरीन बोथ आर अमाइनो एसिड। मतलब ग्लाइसिन भी अमाइनो एसिड है और सेरीन भी। ग्लाइकोलेट एक सिंपल एसिड था, उससे ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड बना। ऐसे बताओ, सेरीन एक अमाइनो एसिड है और इससे एक सिंपल एसिड बना। बोलो, ग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक, इसका मतलब हो गया ग्लिसरेट। कार्बन कितने? अमाइनो एसिड से सिंपल एसिड बन रहा है, तो बोलो जो अमाइनो ग्रुप जुड़ा था वो निकल गया। जो अमाइनो ग्रुप जुड़ा था वो निकल गया। सही है, क्योंकि अमाइनो एसिड से क्या बन रहा है? सिंपल एसिड बन रहा है। अमाइनो एसिड से सिंपल एसिड बनेगा तो जो अमाइनो ग्रुप था वो निकल गया। अब बताओ कि ग्लिसरिक एसिड क्लोरोप्लास्ट में आके फिर से क्या बनाएगा? बोलो, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ग्लिसरिक एसिड के बोलो थर्ड कार्बन पर क्या आ गया? कहां से? बोलो, क्लोरोप्लास्ट में से उसने एक ATP को कंज्यूम कर लिया, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP कन्वर्ट्स इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ ADP। 1 molecule of ATP converts into 1 molecule of 1 molecule of ATP converts into 1 molecule of ADP। तो एक ATP ADP में कन्वर्ट हो गया और एक ATP का यूज करते हुए ग्लिसरिक एसिड PGA में कन्वर्ट हो गया। इसमें कोई दिक्कत? पक्का? आपने कितने RUBP में CO2 जोड़ी है? नहीं, RUBP कितने हैं? एक RUBP में कार्बन कितने हैं? टोटल कार्बन कितने हैं? आपने कितने PGA बनाए? 3। 2 तो आपने स्टार्टिंग में बना लिए थे और एक पूरा साइकिल घुमा के बनाया है, हाँ या ना? टोटल PGA कितने बनाए? और आप बताओ कि ये जो तीनों PGA बने हैं ना, यस और नो, ये तीनों PGA ही काम आ जाएंगे किसमें? किसमें? और क्या बनाएंगे? हाँ, तीनों ही काम आ जाएंगे किसमें? और क्या बनाएंगे? तीनों ही काम आ जाएंगे किसमें? और क्या बनाएंगे? तो अल्टीमेटली चलना यहां भी केल्विन साइकिल ही है, हाँ या ना? लेकिन कुछ एडिशनल रिएक्शंस भी चल रही हैं, हाँ या ना? इसे एनसीईआरटी 2 जगह पे कॉन्ट्राडिक्टरी शब्द लिख देती है। पहले तो जब फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ाएगी 220 नंबर पेज पे, तो ये लिख के दे रही है कि इसका फंक्शन अभी तक हमें प्रॉपर नहीं पता है, नोट येट। लेकिन जब आप पहुंचोगे समरी में, तो समरी में आप पढ़ना घर पे, मेरी भी बातें सुन लो, अभी आप गर्दन सब ऊपर रखो। जब आप पढ़ोगे समरी में, कहां पर? तो समरी में एनसीईआरटी लिखती है कि इट इज ए वेस्टफुल प्रोसेस। इट इज ए वेस्टफुल। कहां वेस्टफुल लिखा? समरी में लिख रही है वेस्टफुल। समरी में लिख रही है, समरी में लिख रही है वेस्टफुल प्रोसेस। समझ रहे हैं मेरी बात, हाँ या ना? अच्छे से। लेकिन जब बात आती है बच्चे फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस की, तो वहां क्या कहा गया है कि इसका फंक्शन अभी तक प्रॉपर हमें पता ही नहीं है। तो आप बताइए कि फोटो रेस्पिरेशन को वेस्टफुल कहा गया क्यों? इसमें ग्लूकोज नहीं बनता। ग्लूकोज अल्टीमेटली केल्विन साइकिल से बनता है, प्रोसेस में कहीं नहीं बन रहा। इसमें NADPS2 नहीं बनता। NADS2 माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, लेकिन NADPS2 नहीं बनता क्लोरोप्लास्ट में। और हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। उसमें क्लोरोप्लास्ट में बनना चाहिए था, वहां कुछ नहीं बन रहा। ATP नहीं बन रहा, बल्कि ATP कंज्यूम और हो रहा है, तो लॉस हो रहा है ATP का। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कम हो रही है हमारी। सही है बात या नहीं? बोलो, ग्लूकोज नहीं बनता, NADPS2 नहीं बनता, ATP नहीं बनता, बल्कि ATP खर्च होता है, तो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कम होती है। एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए। मैं कह रहा हूं बच्चे कि मैं आपको जो ये पूरा प्रोसेस आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन 2 क्वेश्चन मिलेंगे PYQs में जो आपको सॉल्व करते टाइम इशू ना हो, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं। पहला क्वेश्चन होगा आपका ये कि भाई ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शंस अकर्स इन, ऑक्सीजन कंज्यूमिंग मतलब ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन काम आती है ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन।
तो आप बताइए इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, ये आंसर गया था। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, ये आंसर गया था कि यहां ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शंस होती हैं। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, यहां पर क्या होती हैं? ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन। यस और नो? दूसरा क्वेश्चन आया था कि करेक्ट सीक्वेंस फॉर द फोटो रेस्पिरेशन। करेक्ट सीक्वेंस फॉर द फोटो रेस्पिरेशन, पहला ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम। दूसरा ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा ऑप्शन पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। चौथा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट। तो क्या आंसर दोगे आप? सेकंड ना? आप बताओ, चारों आंसर है, चारों ही आंसर है। रीजन क्या है कि आपने प्रोसेस यहां से शुरू किया, पेरोक्सिसोम में आए, फिर तो यहां रुक थोड़ी गए आप वापस भी तो गए हो पेरोक्सिसोम में, फिर कहां गए हो? क्लोरोप्लास्ट में। अगर मैं बोलूं क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, गलत वाला कौन है? कैसे गलत है बेटा? कैसे सही है? पेरोक्सिसोम के बाद? हाँ भाई, मैंने अगर ये बोल दिया कि क्लोरोप्लास्ट से माइटोकॉन्ड्रिया, तो बच्चा कहता है सर बीच में आपने पेरोक्सिसोम तो बोला ही नहीं, है ना? तो फिर मैं पूछता हूँ कि भाई कहां से बिलोंग करता है तू? कश्मीर में जगह का नाम है कोई, क्या है? कुपवारा। ठीक है, जो भी जगह का नाम है, आप इसको अगर पूछो ना कभी कहां जा रहा है, ये कह रहा है आज मैं घर जा रहा हूं। कहां जा रहा है? कश्मीर जा रहा हूं। तो ये थोड़ी कि कोटा से सीधा कश्मीर पहुंचेगा, ये बीच में और भी स्टॉपेज आएंगे। ये कहेगा पहले मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से मैं कश्मीर जाऊंगा, तो इसका मतलब आपने दिल्ली तो बोला ही नहीं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने अगर ये बोल दिया कि मैं यहां से कश्मीर जा रहा हूं तो आप गलत बोल दे। वो तो बाय डिफॉल्ट मुझे समझना चाहिए कि भाई बीच में और भी स्टेशन आएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो ऐसे ही आपको यहां समझना है। क्या समझना है? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और अगर मैं बोल दूं क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, तो बाय डिफॉल्ट ये पक्का है कि क्लोरोप्लास्ट से डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं आएंगे, पहले किस में आएंगे? तो ये सीक्वेंस बन सकती है एक, ये सीक्वेंस भी बन सकती है माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट। ये सीक्वेंस भी बन सकती है पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो सीक्वेंस बोलो कोई भी रखो, सारे ठीक हैं। इसलिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आंसर गया ये क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, और बाकी आंसर क्यों नहीं गए? यहां था गोल्जी बॉडी, यहां था ईआर, यहां था वैक्यूल। अब एग्जामिनर को भी पता था सीक्वेंस कोई भी बना दूं सारे ही आंसर होंगे, इसलिए उन्होंने बाकी ऑप्शंस में क्या डाल दिया? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बाकी ऑप्शंस में क्या डाल दिया? अलग अलग डिफरेंट सेल ऑर्गेनल जिनका कोई यूज ही नहीं है। ईआर, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल। तो वैक्यूल ये सेल ऑर्गेनल डालते ही ऑप्शन क्या हो गए? गलत, और आंसर ये गया था। अब आंसर में बच्चा इसको लेके घूमता रहता है, सर ये तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए ना। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। मैं कह रहा हूं ये भी तो ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, ये भी तो ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्योंकि तो साइकिल है, और हर सेल ऑर्गेनल दो दो बार काम आ रहा है, जाते टाइम भी और आते टाइम भी, हाँ या ना? तो इसलिए सीक्वेंस कोई भी आए आंसर आ जाएगा, आप दुखी मत होइएगा। और ऐसा क्वेश्चन आपको पीछे मिलेगा एक्सरसाइज में, ठीक है बात या नहीं? इसलिए ध्यान रखना है इसका। चलो आगे बढ़े। इसे वेस्टफुल प्रोसेस कहा गया क्योंकि ये करवा देता है, बोलो, प्रोडक्शन लॉस। कितना? बोलो 25% तक। पूछो कैसे? आप सोचो हमारे पास दो मॉलिक्यूल आरयूबीपी हैं, एक आरयूबीपी में कार्बन बताओ, दो में, वेरी गुड। इसमें दो मॉलिक्यूल CO2 जोड़ो, कितने हो गए कार्बन? कितने कार्बन हो गए? 12 कार्बन हो गए। तो आप बताओगे कि भाई 3PGA के तीन तीन कार्बन वाले यहां कितने मॉल बनेंगे? और ये काम होगा कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? लेकिन ये रुबिस्को तब करेगा जब किसको जोड़ेगा? इसमें कोई डाउट किसी को? हाँ या ना? बात उनसे हो रही है जो बढ़िया से पढ़ने आए हैं, हाँ या ना? अच्छे से, बिल्कुल। लेकिन अगर आप बताओ कि कंडीशन बदल जाए और दो मॉलिक्यूल आरयूबीपी, एक आरयूबीपी में कार्बन
2 में, और उसमें 2 क्या जोड़ी गई, और एंजाइम अभी भी काम कौन सा कर रहा है? तो आप बताओ 3PGA के 3 कार्बन वाले कितने मॉल बनेंगे? 2 नहीं बच्चे, 3। 2 स्टार्टिंग में, 1 लास्ट में पूरा साइकिल घुमा के। तो टोटल पीजीए के मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? कितने? 3। सही है बात या नहीं? और साथ में क्या रिलीज हो रही है? ये देखो आप, कार्बन बैलेंस हो रहे हैं आपके। टोटल कार्बन 10 थे, एक मॉलिक्यूल में 5, 2 में 10, तो टोटल कार्बन कितने थे? 10 कार्बन थे। 10 में से 3 इंटू 3 करोगे तो 9 तो हो गए पीजीए में, और 1 कार्बन कहां है? बाहर निकल गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को? पक्का? प्रोडक्शन लॉस कितना हुआ? तो आप बताओ कि भाई हम जब बात करते हैं प्रोडक्शन लॉस की, तो आप बताएं केल्विन साइकिल में पीजीए काम करते कितने? अगर 2 क्या जुड़ती, अभी 2 क्या जुड़ी हैं, पीजीए कितने काम कर रहे हैं? कितने कम, कितने में से? तो आप बताओ ना, 25% तक लॉस हुआ है, देखो प्रोडक्शन। हाँ या ना? अच्छे से। इसलिए इसको वेस्टफुल कहा। इसमें एटीपी नहीं बनता, NADPH2 नहीं बनता, ग्लूकोज नहीं बनता, बल्कि एटीपी खर्च करता है और प्रोडक्शन को भी कम कर देता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वेस्टफुल प्रोसेस। मैं बार बार कह रहा हूं, एनसीईआरटी ने फोटो रेस्पिरेशन लिखते टाइम ये नहीं पढ़ाया है कि ये वेस्टफुल है, लेकिन समरी पढ़ाते टाइम ये पढ़ाया है कि ये प्रोसेस वेस्टफुल प्रोसेस है। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आप, कोई दिक्कत हो तो भाई पूछ सकते हो आप मुझसे। ये पूरा साइकिल याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। केवल मैंने कहा है कि 2 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिलेंगे, उनको सॉल्व करना है। पहला मिलेगा ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन कहां होती है, और दूसरा आपको सीक्वेंस का क्वेश्चन मिलेगा। बस उसी के चक्कर में ये सब करवा रहा हूं मैं। अगर वो नहीं होते एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन तो मेरे को इतना भी करवाने की जरूरत नहीं थी, मैं एक ही क्वेश्चन से आपको सारी बातें क्लियर कर देता। ठीक है, बढ़े आगे। कोई इशू यहां तक? अब आप बताइए कि फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस C3 में होता है लेकिन C4 में, पूछो क्यों? उसके लिए कंडीशन भी रखी है, हाई लाइट इंटेंसिटीज रखी है ना कंडीशन, कि हाई लाइट इंटेंसिटीज पर C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है लेकिन C4 प्लांट्स में नहीं होता। उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। आप बताइए, एक सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। एक सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, सही है? तो आप बताइए कि ये एक C4 प्लांट है। क्या है? ये उसकी मीजोफिल सेल है, सुनिएगा ध्यान से, और ये क्लोरोप्लास्ट है। ये बात एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इस पे आया हुआ है। C3 बेटर देन C4 बेटर देन C3, उसका एक रीजन है, वो रीजन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये स्लाइड पे जितनी बातें बताऊंगा एज इट इज आपको डिटो एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेंगी। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मोर एफिशिएंट C4 कैसे हो जाते हैं, ये समझ इसी से आएगा, और एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी है। ठीक है, हाँ या ना? अच्छे से। हाँ, देखो अगर किसी की आंखों में प्रॉब्लम चल रही है, आईज में कोई इशू है, तो वो क्लास मिस कर सकता है और घर से ऑनलाइन पढ़ सकता है। ठीक है, आप ये समझिए कि मैं खुद का प्रिकॉशन भी ले रहा हूं और दूसरों को संक्रमण से बचा भी रहा हूं। ठीक है, तो अभी इन दिनों में चल ही रहा है और कई इसका एडवांटेज ले रहे हैं। क्लास में जैसे कुछ मतलब सो रहा होता तो मैं कहता सर आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि वे नहीं होगी, क्योंकि अभी चल ही रहा है माहौल ऐसा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो प्रिकॉशनली आप लीव दे सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आप जुड़ सकते हैं अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो। ठीक है, प्रिकॉशन भी क्योर होता है। हाँ, बढ़ते हैं आगे। तो आप बताइए, क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट है, और इनमें एक तो ग्रीना थाइलेकोइड और दूसरा स्ट्रोमा थाइलेकोइड प्रेजेंट है। दोनों थाइलेकोइड प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में। ग्रेना और स्ट्रोमा थाइलेकोइड होने का मतलब है कि यहां PS1 भी है और PS दोनों प्रेजेंट है। हाँ या ना? दोनों प्रेजेंट होने का मतलब है कि यहां वाटर टूटेगा और ऑक्सीजन रिलीज होगी, क्योंकि अगर PS2 है तो PS2 के साथ तो वाटर का टूटना ही है। अब वाटर टूट रहा है तो बताओ, यहां पर एक एंजाइम काम कर रहा है जिसका नाम क्या है, और रुबिस्को चला किसको रहा है? केल्विन। और बना क्या रहा है?
ग्लूकोज। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो रुबिस्को एंजाइम केल्विन साइकिल को चलाता है, ग्लूकोज बनाता है, और यहां प्रेजेंट है कौन? अब आप बताओ कि यहाँ CO2 की अमाउंट देखो, मैंने 3 डैश बनाए हैं। CO2 की अमाउंट कैसी है? 3 डैश है। O2 कितनी है? नहीं नहीं, ऐसे बोलो, बोलो डिपेंड करता है कि लाइट कितनी गिर रही है। हाँ, क्योंकि जितनी लाइट गिरेगी उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, उतना ही वाटर टूटेगा इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए। तो आप बताओ सेल में ऑक्सीजन कितनी है? डिपेंड करता है कि लाइट कितनी गिर रही है। हाँ या ना? अच्छे से। बिल्कुल। तू चैटिंग पढ़ रहा है? खुश तो बहुत हो रहा है। बता, गर्दन तेरी नीचे, अकेला तू हंस रहा है। मोबाइल चला रहा है ना ये? हाँ, चला रहा है ना? बाहर भेजो इसको, मोबाइल के साथ है ना? हाँ, मतलब पूरा खुश है, अकेला ही। और फिर मैं पूछ रहा हूँ क्या कर रहा है, कह रहा नहीं नहीं कुछ नहीं। जिस उम्र से तू निकला है ना बच्चे, इसको हम जी चुके हैं। मोबाइल लाया, निकाल, कहाँ है? किससे चैटिंग कर रहा है? ऐसे ही हंस रहा है अकेला ही। पासवर्ड बता। डिलीट करके लाया क्या तुम? ये कर रहा है तू काम भाई। आई कार्ड लेके आ तू तेरा। 1 मिनट बच्चे, मैं वापस आता हूँ। ये मेरा सिलेबस लेट करवा के ही मानेंगे है ना? चलो, मैं सोच के आता हूँ कि आज मैं शानदार पढ़ाऊंगा, बढ़िया से, कोई बिना इशू के, हर बात छोटी से छोटी क्लियर कर दूंगा। लेकिन ये कहते हैं कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना थाइलेकोइड और स्ट्रोमा थाइलेकोइड दोनों प्रेजेंट हैं। कोई पूछ रहा है कि क्या किया, तो वो भी मोबाइल निकाले। हाँ, विद प्रैक्टिकल समझाएंगे। बढ़िया, ठीक है। तो PS1 और PS2 ग्रेना थाइलेकोइड और स्ट्रोमा थाइलेकोइड है। अब PS2 के साथ वाटर टूट रहा है और क्या निकल रही है? डिपेंड करता है, लाइट कितनी गिरेगी उतनी ऑक्सीजन निकलेगी। अब आप समझो कि यहां से क्या गिरेगी। सही है। लाइट सोचो 1 डैश बना रहा हूं, तो आप बताओ ऑक्सीजन भी 1 डैश ही बनेगी। जितनी लाइट गिरेगी। सही है बात। अभी बताओ क्लोरोप्लास्ट में CO2 ज्यादा है या O2? हाँ, क्या? तो कौन जुड़ेगा? क्या चलेगा? कोई दिक्कत? लाइट बढ़ाओ, 1 से लाइट कितनी कर दो? अब है, वेरी गुड। अब भी, क्योंकि O2 अभी कितनी है? ज्यादा कौन? कौन जुड़ेगा? लाइट बढ़ाओ, कितनी हो गई? O2 कितनी? कौन जुड़ेगा? सेम अमाउंट पे भी CO2 जुड़ती है, लेकिन ये लास्ट लिमिट है। अब प्लांट कह रहा है कि इससे ज्यादा अगर आपने लाइट बढ़ाई तो O2 बढ़ेगी, फिर CO2 कम रह जाएगी। हाँ या ना? और आपने लाइट 3 से कितनी कर दी? 4 करते ही यहां अब कौन जुड़ेगा? क्या चलेगा? फोटो
और इस फोटो रेस्पिरेशन से क्या चलेगा, और 25% तक प्रोडक्शन लॉस होगा। क्लियर है बात आपको, हाँ या ना? इसका मतलब हाई लाइट इंटेंसिटीज पर फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है, क्योंकि हाई लाइट इंटेंसिटीज पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। हाई लाइट इंटेंसिटीज पर ऑक्सीजन का क्या बढ़ जाता है? हाँ, एक बात याद रखिए, CO2 कांस्टेंट है, फ्लक्चुएट O2 करती है हमेशा। ज्यादा लाइट ज्यादा O2, कम लाइट कम O2, ऑप्टिमम लाइट ऑप्टिमम O2, यही चलता है काम। तो फ्लक्चुएट कौन करता है? हाँ, क्योंकि प्रोडक्शन तो O2 का होना है ना। CO2 क्या रहती है? कांस्टेंट। और आप बताइए C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है, बोलो ऐसा? क्योंकि जिस क्लोरोप्लास्ट में काम करता है रुबिस्को, उसी क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन निकलती है। तो इसका मतलब जहां रुबिस्को काम कर रहा है वहीं O2 बन रही है। इसलिए अगर कभी O2 का लेवल क्या हो जाए, कभी O2 का लेवल क्या हो जाए, क्या हो जाए, तो फिर पक्का है कि क्या हो सकता है। लेकिन C4 प्लांट्स में ऐसा, पूछो क्यों? क्योंकि C4 प्लांट्स में काम करती हैं सेल दो। कितनी सेल काम करती हैं? एक का नाम, दूसरी का नाम। जो जैसे ये मैं आपको बताऊं तो ये कौन सी सेल है, हम बताएंगे कि ये एक मीजोफिल सेल है, और ये एक कौन सी सेल है? समझ रहे हैं मेरी बात? यस और नो? जब आप मीजोफिल और बंडल शीथ सेल्स की बात करते हो तो आप बताते हो कि दोनों में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लेकिन मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट ग्रेनल थे या ए ग्रेनल? कैसे? और क्लोरोप्लास्ट बंडल शीथ सेल्स के कैसे? ए ग्रेनल का मतलब है ग्रेना थाइलेकोइड है ही नहीं, केवल और केवल कौन है? और ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट का मतलब है कि ग्रेना थाइलेकोइड भी है, और दोनों टाइप की थाइलेकोइड्स पाई जा रही हैं। हाँ, C3 होगा ना किसमें? अच्छा, नहीं नहीं, ये तो C3 है, बोला मैंने ठीक था, हो सकता है लिख दिया हो जल्दबाजी में, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये प्लांट कौन सा है? C4 प्लांट। कौन सा प्लांट है? और C4 प्लांट में कितने टाइप की सेल्स होती हैं? एक, दूसरी, एक, दूसरी, बिल्कुल। लेकिन आपको समझ दें, यहाँ ग्रीनस और स्ट्रोमा दोनों थाइलेकोइड प्रेजेंट होने का मतलब है यहाँ PS1 भी है और यहाँ PS दोनों प्रेजेंट है, हाँ या ना? दोनों प्रेजेंट होने का मतलब है कि यहाँ वाटर टूटेगा और ऑक्सीजन निकलेगी, वाटर और ऑक्सीजन, हाँ या ना? PS1 भी है, PS वाटर टूटेगा तो, वाटर टूटेगा तो इसमें कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अब आप बताओ कि यहाँ ना एंजाइम काम करता है रुबिस्को, लेकिन वो मीजोफिल में नहीं होता, बंडल शीथ सेल्स में होता है। एंजाइम का नाम क्या है? चलाएगा क्या? बनाएगा क्या? वेरी गुड। चलाएगा क्या? बनाएगा क्या? कौन सा एंजाइम? लेकिन रुबिस्को को काम करने के लिए CO2 की डिमांड है, यस और नो? लेकिन बंडल शीथ सेल्स की सेल वॉल गैसियस एक्सचेंज के लिए, बंडल शीथ सेल्स की सेल्स गैसियस एक्सचेंज के लिए, हाँ या ना? अच्छे से। अगर ऐसा है तो इसको फिर CO2 कैसे मिलेगी? तो आप बताइए, यहां ना एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है, वो एटमॉस्फेरिक CO2 को अपने साथ जोड़ता है और फिर यहां से एसिड्स बनाकर भेजता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फिर देन मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। वो बंडल शीथ सेल्स में जाते हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने। ब्रेक डाउन होता है पाइरुविक एसिड में और CO2 रिलीज होती है, हाँ या ना? यस और नो? और वो CO2 रुबिस्को काम में लेता है और केल्विन साइकिल को चलाता है। यहां कोई दिक्कत? मजे की बात यह है कि आप लाइट जितनी आपकी इच्छा उतनी बढ़ा लो, आप लाइट लगातार क्या करते जाओ? बढ़ाते जाओ, दोनों तरफ गिरेगी। लेकिन ऑक्सीजन का लेवल केवल मीजोफिल सेल्स में ही बढ़ेगा, बंडल शीथ में, बंडल शीथ में PS2 है ही नहीं तो वाटर टूटेगा ही नहीं। और अगर मीजोफिल सेल्स में O2 का लेवल क्या हो जाए, ज्यादा, तो वो बंडल शीथ सेल्स के रुबिस्को को अफेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सेल वॉल गैसेस एक्सचेंज के लिए इम्प्रीमेस है, हाँ या ना? यस और नो? तो अगर इधर O2 का लेवल क्या हो,
इधर अगर O2 का लेवल क्या हो, सही है बात या नहीं, यस और नो, तो इधर O2 का लेवल ज्यादा होने का फर्क रुबिस्को पर पड़ेगा ही नहीं। बोलो जिस सेल में ऑक्सीजन निकलती है उसके क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को काम नहीं करता, और जहां रुबिस्को काम करता है वहां ऑक्सीजन नहीं निकलती, इसलिए रुबिस्को हमेशा ऑक्सीजन से बचा रहता है। हाँ या ना? फिर आप बताओ रुबिस्को को काम करने के लिए CO2 कहां से मिलती है, पेप्केज से। तो बोलो इफेक्टिव पंपिंग ऑफ CO2 फ्रॉम मीजोफिल टू बंडल शीथ, फ्रॉम मीजोफिल टू थ्रू पेप्केज एंजाइम। तो मीजोफिल से बंडल शीथ में लगातार CO2 क्या हो रही है, ट्रांसफर बाय द हेल्प ऑफ। आप बताइए रुबिस्को एक स्लो एंजाइम है इसलिए मोस्ट अबंडेंट है, बताई थी मैंने बात आपको, हाँ या ना? पेप्केज एक फास्ट एंजाइम है, तो लगातार CO2 को जोड़ता रहेगा, रुबिस्को के पास भेजता रहेगा, CO2 को रुबिस्को के पास। समझ रहे हैं बात या नहीं, यस और नो, अच्छे से, पक्का, ठीक है, क्लियर है। पेप्केज CO2 को जोड़ता है O2 को। अगर बच्चे का अगला काउंटर क्या आता है मेरे पास, ये है कि सर अगर इधर ऑक्सीजन बढ़ेगी तो वो पेप्केज को अफेक्ट नहीं करेगी क्या, बोलो नहीं, क्योंकि पेप्केज O2 जोड़ता ही नहीं, वो केवल और केवल किसको जोड़ता है, इतनी सारी O2, इतनी सी CO2, तो भी CO2 जुड़ेगी। घास का सूखा ढेर, उसमें सुई गिर गई, ढूंढ लोगे? अब मैग्नेट यूज करो ना, मैग्नेट ग्रास को अट्रैक्ट ही नहीं करता और आयरन को अट्रैक्ट करता है, तो जहां गिरी है वहां घुमा देना आप, सुई चिपक जाएगी उसके साथ, हाँ या ना? तो वैसे आप बताओ इतनी सारी O2, इतनी सी CO2, फिर भी पेप्केज अपने साथ किसको जोड़ेगा, सिंपल सी बात है, क्लियर है बात? तो C3 में फोटो रेस्पिरेशन, लेकिन एट हाई लाइट इंटेंसिटी, ये शर्त है बच्चे, एट हाई लाइट। अब अगर लाइट कम है ना तो O2 कम ही रहेगी, फिर नहीं होगा फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन होने के लिए लाइट इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, हाँ, यहां तक इशू कोई, किसी को कुछ पूछना है? हाँ, तो पेप्केज है, पेप्को नहीं है, जैसे रुबिस्को है, को में CO, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज, यहां केवल पेप्केज एज, इसका मतलब ओनली कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी नहीं होती पेप्केज में, ठीक है? हाँ, तो वही तो और मैंने इतना टाइम इसी बात को समझाने में तो लगाया है कि C4 प्लांट्स में हाई लाइट इंटेंसिटीज पर भी फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि जहां ऑक्सीजन निकलती है वहां रुबिस्को काम नहीं करता, और जहां रुबिस्को काम करता है वहां ऑक्सीजन नहीं निकलती, और दोनों ही सेल्स के बीच में कोई गैसेस कनेक्शन भी नहीं है, और सेल वॉल को थिक रखा गया ताकि इफेक्टिवली गैसेस एक्सचेंज भी ना हो पाए, है ना? चलो एनसीईआरटी पेज नंबर 221 खोलो, 221, 221 नंबर पेज पे एक टेबल है, इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन तो सॉल्व करवा ही दिया था मैंने, यस और नो? बेटा तू पहली बार आया क्लास में, कितने दिन बाद आया है? ऑनलाइन भी ज्वाइन नहीं करी तूने क्लास? कितना, कितने दिन रहा? बहुत ज्यादा सेंसिटिव तो एक दिन ही रहता है। हाँ हाँ, ऐसी क्या बात कर रहा है, और तो कुछ किया ही नहीं होगा तूने, रील्स नहीं देखी होंगी, यूट्यूब नहीं चलाया होगा, है ना, किसी से बात भी नहीं करी होगी, खाना भी छोड़ दिया होगा तूने, बाकी सारे काम किए हैं, बस पढ़ाई छोड़ दी है ना? इतने साल हो गए, मैं हमेशा बच्चों से शेयर करता हूँ ये बात, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, हमेशा बच्चा ढाल लेके खड़ा होता है सामने, जब भी मेरे पे टीचर की तलवार चलेगी मैं ढाल कर दूंगा, मैं बीमार था। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बहुत रेयर से रेयरेस्ट केस मिले हैं मेरे को, 100 में से एक, 100 में से भी 500 में से एक, जो ये आके कहे कि सर मैं बीमार था लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई करी बढ़िया से। बहाने खूब हैं दुनिया में, और हैं भी, और स्टूडेंट्स के पास तो बहुत सारे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन वो अपना एक्चुअल वर्क भूल चुका है बच्चा, उसे ये लगने लग गया है कि मैं माँ बाप को ब्लैकमेल कर सकता हूँ, क्योंकि वो उनके प्यार का मतलब डिसएडवांटेज है, ये पता है आपको, वो ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, हमारे वाले पीट के रखते थे हमें, मास्टर भी और घर वाले भी, और स्कूल से अगर पिट के आए हैं तो घर पे आकर डबल पिटाई होती थी कि हमारी नाक कटवाया है तो स्कूल में। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ, सच बात है ये। और आप लोगों के साथ हो गया कि आपने प्यार का फायदा उठाना शुरू कर दिया कि माँ बाप मुझसे डरते हैं, मैं कहता हूं कि आज खाना नहीं खाऊंगा तो शाम को आईफोन मिल जाता है,
समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो वो उसका नुकसान आपको मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, आगे चल के। मैं हमेशा कहता हूं 3 तरह की औलाद होती है, एक जो माँ बाप की बनाई हुई इज्जत को बचा ले, एक जो उसको बर्बाद कर ले, और तीसरा वो कि जो भी उन्होंने आज तक जिंदगी में कमाया है उसको और बढ़ा दे। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसी औलाद बनना चाहते हैं। थोड़ा फोकस करिए पढ़ाई पर, है ना? चलो, पहले 2 क्वेश्चन तो सॉल्व करवा चुका हूं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑप्टिमम टेम्परेचर वाला भी क्लियर कर चुका हूं मैं। अब आप ऊपर से टेबल में 9th नंबर क्वेश्चन काउंट करो जल्दी से, एनसीईआरटी में टेबल में 9th नंबर क्वेश्चन काउंट करो। एनसीईआरटी लिख रही है डज द प्लांट हैव पेप्केज? हाँ, तो C3 में क्या लिखोगे? C4 में, C3 में, यस, दोनों में यस लिखो आप। डज द प्लांट हैव पेप्केज? बोलो यस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में काम करता है? बोलो C3 में नहीं करता, C4 में करता है। होता दोनों में ही है। उसने ये नहीं पूछा कि फंक्शन, उसने पूछा कि होता है, बोलो हाँ, C3 में भी और C4 में भी। लेकिन काम किसमें करता है? C3 में काम नहीं करता। फिर बच्चा आके काउंटर पे कहता है C3 में पेप्केज क्या करता है? मैं कहता हूँ स्टोमेटा खोलता है। फिर वो पूछता है कैसे? मैं कहता हूँ जब ट्रांसपिरेशन में, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में ट्रांसपिरेशन पढ़ाऊंगा ना स्टोमेटा के स्ट्रक्चर, तो क्लोजिंग और ओपनिंग का मेथड समझाऊंगा, तो उस टाइम पे बता दूंगा कि पेप्केज कैसे स्टोमेटा खोलता है। अभी तो इतना याद रखो कि स्टोमेटा को ओपन करने के लिए गार्ड सेल्स में प्रेजेंट है, चाहे C3 प्लांट हो और चाहे C4। 11 नंबर क्वेश्चन काउंट करो, 9th के बाद 10th और 11th। सही है। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर, अगर C3 प्लांट में हाई लाइट इंटेंसिटीज हो जाए तो फोटो सिंथेसिस या CO2 फिक्सेशन क्या हो जाएगा? सही है। और C4 में अगर हाई लाइट इंटेंसिटीज हो जाए तो फोटोसिंथेसिस हाई रहेगा, क्योंकि इसमें फोटो रेस्पिरेशन और इसमें। तो C3 में क्या लिखोगे? लो नहीं, मीडियम। 3 ऑप्शन दिए एनसीईआरटी ने, लो, मीडियम, हाई। तो आप मीडियम लिखिए, मीडियम, क्योंकि 25% लॉस हुआ है, 75% तो अभी भी चल रहा है। लॉस कितना है? हाँ, अगर लॉस 75 का होता, चलता 25, तो मैं लो लिखता। हाँ ना तो बोलो, समझ आ रही है बात? एक आप आओ लास्ट क्वेश्चन में, एग्जांपल्स में। आप ऐसे याद करो कि C3 से एडवांस C4 है, बोलो ऐसे। तो C4 प्लांट्स एडवांस हैं एज कंपेयर टू, C4 प्लांट्स एडवांस हैं एज कंपेयर टू, ऐसे डाइकोट से मोनोकोट एडवांस हैं। तो आप दोनों को जोड़ के पढ़ सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द C3 आर डाइकोट्स एंड मोस्ट ऑफ द C4 आर मोनोकोट्स। ठीक है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, व्हीट और राइस का। गेहूं और चावल मोनोकोट होते हैं लेकिन C3 हैं, उनको C3 में लिख के रखो आप। यहां ये जो एग्जांपल्स वाला मैंने मोनोकोट और डाइकोट की बात करी है ना अभी, इससे आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक तो पेज नंबर 224 पर एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, पेज नंबर 224 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि आप प्लांट को बाहर से देखकर कैसे पता करोगे वो C3 प्लांट है या C4 प्लांट है? बोलो, अगर मोनोकोट हुआ तो हम मोस्टली C4 ही याद करेंगे, अगर डाइकोट हुआ तो, और मोनोकोट और डाइकोट के कैरेक्टर बोलो मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी में याद करेंगे हम, हाँ या ना? फिर दूसरा क्वेश्चन उसने कहा कि आप अंदर से TS पढ़ के कैसे पता लगाओगे कि कौन सा मोनो C4 और कौन सा? बोलो, जिस लीफ में क्रेंज एनाटॉमी मिल जाए, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ लार्ज ग्रीन कलर की सेल्स मोर क्लोरोप्लास्ट के साथ सेवरल लेयर्स बंडल शीट सेल्स की मिल जाएं, जिसको क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं, तो वो C4 होंगे। और जिनमें ये ग्रीन कलर की लिविंग सेल्स ना मिले वो C3 होंगे। तो बोलो C4 और C3 को हम एनाटॉमिकली भी पता कर सकते हैं। अरे हाँ ना तो बोलो, समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ बेटा। किसके किसके? व्हीट और राइस बोला ना मैंने, व्हीट और राइस मोनोकोट है लेकिन C3 होते हैं। बार्ले क्या होगा? C4 होगा। C4 रख तो मस्त रहे। तो व्हीट और राइस को याद कर बस। चलें भी आगे, यहां तो कोई इशू? चलो नेक्स्ट देखो, एक टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैंने कहा था मैं पढ़ा के जाऊंगा कैम प्लांट्स के बारे में। ठीक है, इनको सक्यूलेंट्स भी कहा जाता है।
ठीक है। कैम प्लांट्स क्या बोलेंगे इनको? सक्यूलेंट्स। बोलो एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन के प्लांट हैं, क्रैसुलेसी फैमिली में आते हैं। बोलो ओपन देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट। ऐसे प्लांट जो अपने स्टोमेटा कब खोलें, उनको बोलते हैं, बोलो स्कोटो एक्टिव प्लांट। जनरली प्लांट फोटो एक्टिव होते हैं। फोटो एक्टिव होने का मतलब है कि स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे, क्लोज ड्यूरिंग। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्या है? फोटो एक्टिव। फोटो एक्टिव। लेकिन ये कैसे हैं? स्कोटो एक्टिव, क्योंकि ये एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस में है। कहां पर है? सही है बात या नहीं? कहां पर है? एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस में। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ना एक्सरसाइज का, नहीं टेबल का, सॉरी। वेदर फोटो रेस्पिरेशन अकर्स एट हाई लाइट इंटेंसिटी वाला ही है ना ये। मोहम्मद, क्या नाम है पूरा इसका? शहाबुद्दीन। ये कह रहे हैं कि 11th नंबर क्वेश्चन दोबारा क्लियर कर दो। मैं कह रहा हूं कि अगर लाइट इंटेंसिटी क्या होगी? हाई। तो ऑक्सीजन क्या बनेगी? तो क्या होना शुरू हो जाएगा? तो प्रोडक्शन का लॉस कितने परसेंट होगा? तो 75% तो हो ही रहा है ना अभी भी। भाई 3 पीजे तो अभी भी काम आ ही रहे हैं ना। इसलिए रेट हम लो ना बोल के मीडियम बोलेंगे कि कम हुई है लेकिन थोड़ी कम हुई है। इसलिए हम C3 में आंसर देंगे मीडियम, और C4 में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या CO2 फिक्सेशन हाई रहेगा, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है ना। बिल्कुल। तो गर्दनें सबके ऊपर भाई है। आगे बढ़ते हैं। बोलो इनके स्टोमेटा कब खुलते हैं, क्लोज कब होते हैं? एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस के प्लांट हैं, ये अपने स्टोमेटा रात में इसलिए खोलते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो। तो ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए, वाटर लॉस से, देखो मैं एक बात क्लियर कर देता हूं यहां। सेकुलेंट्स, कैम प्लांट्स एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस के, तो इनकी एनवायरमेंटल कंडीशन ड्राई है, प्लांट ड्राई नहीं है। प्लांट के पास तो खूब पानी है, इतना पानी है कि उसके जेल को आप अपनी ड्राइनेस दूर करने में यूज करते हो, जैसे एलोवेरा जेल लगाते हो आप अपने स्किन पे। उसके पास खूब पानी है। अपने पास वो अंदर क्या रखता है? म्यूकस, मोनोग्लिसराइड, जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा रखती है। तो अंदर से तो वो गीला है। तो प्लांट ड्राई कंडीशन का है, प्लांट ड्राई, और वो वाटर लॉस बहुत कम करता है, क्योंकि अपने स्टोमेटा नाइट में ओपन करता है और नाइट में टेम्परेचर ज्यादा राइज नहीं होता। सही है। इसलिए अपनी वो लीव्स को स्पाइन्स में मॉडिफाई कर देता है। मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे तो ओपेंशिया, कैक्टस, यूफोर्बिया इसके एग्जांपल में है। एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, 2 बार क्वेश्चन आया है इस पे। ये आपको लीफ के मॉडिफिकेशन में मिलेगा और स्टेम के मॉडिफिकेशन में भी, फाइलोड, फाइलेड और क्लेडोड के बारे में। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो वहां भी पढ़ना है इसको, एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन है। लीफ के मॉडिफिकेशन में भी है, क्योंकि लीफ इनटू स्पाइन। स्टेम के मॉडिफिकेशन में, क्योंकि स्टेम फोटोसिंथेटिक होता है इनका। तो दोनों जगह पे एग्जांपल है, तो इसको बढ़िया से पढ़ना है आपको, ठीक है। दूसरी बात आपको जो समझनी है वो ये कि भाई जब हम बात करते हैं, ये क्या बन गया, हम बात करते हैं जब किसकी? कैम प्लांट में सेल की। तो बताइए फोटोसिंथेसिस एक ही टाइप की सेल में होता है, और उसमें प्रेजेंट है, बोलो क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। जैसे मैं कहूं कि भाई ये इसका क्लोरोप्लास्ट है, आप बताओ ये इसकी वैक्यूल है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो होती है ना, उसको साइड में बना रहा हूं, ठीक है। आप ये क्या बताएंगे? वैक्यूल। और ये स्ट्रक्चर क्या है? अब क्लोरोप्लास्ट में बोलो लाइट गिरेगी, लाइट गिरेगी तो लाइट रिएक्शन चलेगी, लाइट रिएक्शन से बोलो एटीपी बनेगा और NADPH2 बनेगा, हाँ या ना। और ये एटीपी और NADPH2 यूज करेगा एक एंजाइम जिसका नाम क्या है? रुबिस्को। चलाएगा क्या? केल्विन साइकिल। और बनाएगा क्या? तो बताइए केल्विन साइकिल चलाने के लिए एटीपी और NADPH2 की जरूरत है, और ये एटीपी और NADPH2 कहां से आएगा? ये एटीपी और NADPH2 कहां से आएगा? हाँ, तो आप बताइए एटीपी और NADPH2 जो कि लाइट रिएक्शन के हैं, वो डार्क रिएक्शन में चलाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बोलो लाइट मिलेगी डे टाइम में। लाइट कब मिलेगी? और डे टाइम में स्टोमेटा तो क्लोज है, तो फिर CO2 कैसे अंदर आए? तो उनका इन्होंने सॉल्यूशन निकाल रखा है। बोलो ड्यूरिंग नाइट, क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग नाइट। जब स्टोमेटा क्या होते हैं? क्लोज वाला कौन था? कौन इधर से? कौन? तू। क्लोज तो फोटो एक्टिव में होते हैं।
किसमें? हाँ, मैं कौन से प्लांट पढ़ा रहा हूं? यहां तो नाइट में स्टोमेटा ओपन है, ओपन है तो अंदर कौन आएगा? CO2। कहां से? तो आप बताएंगे कि भाई यहां प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर साइटोप्लाज्म में है PEP। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है वो एक एंजाइम जिसका नाम क्या है, उसकी प्रेजेंस में फॉर्मेशन करेगा किसका? और फिर ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और मैलिक एसिड बनाने में आपको हाइड्रोजन चाहिए जो कि NaDH2 देगा। कौन देगा? अब जैसे मैंने ये बात पढ़ाई तो बच्चा कहता है नाइट में NaDH2 कहां से आया? बोलो वो तो NADPH2 होता है, ये तो रेस्पिरेशन वाला है ग्लाइकोलाइसिस का। साइटोप्लाज्म में जब ग्लाइकोलाइसिस चलता है ना, तो आप बताइए कहां से आया? फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस। तो NaDH2 यूज करके क्या बना लिया, और इस मैलिक एसिड को कहां भेज दिया? बोलो फुल नाइट यही काम चलाया जाता है, फुल नाइट यही चलता है। PEP में CO2 जुड़ के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बनेगा। अब रात को मैलिक एसिड किसी काम का नहीं है, क्योंकि CO2 बढ़ने पर एसिड बनते हैं। एसिड बना है कौन सा? और अगर मैंने इसको कहां रख लिया? साइटोप्लाज्म में, तो दिक्कत है, पीएच बिगाड़ देगा साइटोप्लाज्म की। और पीएच बिगड़ते ही फिर मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट आएगा। किस पर इफेक्ट आएगा? बिल्कुल। तो अब आपको ये समझना है कि फुल नाइट आपने एसिड बनाया, मैलिक एसिड बनाया और कहां रखा? वैक्यूल में। इसे बोलेंगे आप एसिड एनाबॉलिज्म, मतलब एसिड के फॉर्मेशन को एनाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है। अब बोलो हुआ दिन। क्या हुआ? दिन होते ही आपको CO2 की डिमांड आई, क्योंकि ATP और NADPH2 बना। तो आपके पास जो मैलिक एसिड था ना दिन में, आपने उसको किस में तोड़ा? पाइरुविक एसिड में कार्बन, मैलिक एसिड में। यहां से क्या निकला? इससे क्या चलाया? और फिर पाइरुविक एसिड को PPDK की प्रेजेंस में आपने फिर से PEP में कन्वर्ट कर लिया। इसका मतलब दिन में उस एसिड को आप तोड़ लेते हैं बाहर निकालकर। सही है। इसे आप बोलेंगे एसिड कैटाबॉलिज्म। रात में बनाया दिन में, रात में बनाया दिन में। बोलो एनाबॉलिज्म, एसिड एनाबॉलिज्म ड्यूरिंग नाइट, एसिड कैटाबॉलिज्म ड्यूरिंग डे। तो बोलो दिन और रात में 24 घंटे मिला के बोलो एसिड मेटाबॉलिज्म। बताइए ऐसे प्लांट जो अपनी लीव्स को स्पाइन्स में मॉडिफाई करते हैं, उनका स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है, हाँ या ना? उनको हम क्रेसुलेसी फैमिली में रखते हैं। तो बोलो C स्टैंड फॉर क्रेसुलेशियन, AM एसिड मेटाबॉलिज्म। तो पूरा नाम हो गया क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, कि क्रेसुलेसी फैमिली के प्लांट्स में एसिड मेटाबॉलिज्म से फूड का प्रोडक्शन हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? कोई दिक्कत इसमें? हाँ जी। तोड़ दिया ना, तोड़ के हमने पाइरुविक एसिड बना लिया ना हाथों हाथ, और फिर पाइरुविक एसिड से PEP। कौन? केमिकल रिएक्शन से। पेन कॉपी लेके काउंटर पे मिल, मेरे को डिटेल मैं करवाऊंगा, हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन एंजाइम तक भी बताऊंगा कि कैसे होते हैं ये काम। ठीक है, अगर डिटेल पढ़नी है तो, अपने सिलेबस में तो है नहीं। ठीक है, इसलिए आपको डिटेल करनी भी नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई CO2 कहां से आई और कहां से गई। तो बोलो C4 वाली सारी रिएक्शंस होती हैं साइटोप्लाज्म में, और क्लोरोप्लास्ट में चलता है कैल्विन साइकिल, एक ही टाइप की सेल्स के अंदर। बच्चे का अगला क्वेश्चन होता है कि क्या इसमें फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है? बोलो हाँ, क्योंकि यहाँ जिस क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को काम कर रहा है उसी में ऑक्सीजन भी बन रही है, क्योंकि लाइट रिएक्शन वहीं चल रही है। तो आंसर मेरा हाँ होगा। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत किसी को? बढ़ूं फिर मैं आगे? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये कैम पाथवे हो गया। कोई भी नहीं? जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको समझ आ रहा है तो रिप्लाई कर दो जल्दी से कि यस सर नो सर का, जल्दी से। अगर डाउट है तो नो, मतलब समझ आ गया है तो लिख दो कि यस सर समझ आ गया। नहीं नहीं, सुलाब नाम का बच्चा है, कह रहा है कि सर पूरा सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा बच्चे, नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल याद नहीं करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है। ठीक है। धीरज कह रहा है कि सर क्वेश्चन बता दीजिए। इसमें क्वेश्चन नहीं बच्चे, ये ना रेस्पिरेशन में एक लाइन आएगी आपके पास,
लाइन आएगी रेस्पिरेशन में कैम प्लांट्स पर, इसलिए मुझे कैम प्लांट बताने पड़ते हैं पे, बस इतनी सी बात है, वरना मैं नहीं भी बताऊंगा तो भी चलेगा क्योंकि सिलेबस में तो है ही नहीं और नीट में क्वेश्चन नहीं है इस पे अभी तक। चलें भी आगे, अब बात करते हैं हम फैक्टर्स की, ठीक है। धीरज कह रहा है कि अपर टाइप क्या है, अपर तो मैंने पढ़ाया ही नहीं कुछ, अपर टाइप कुछ पढ़ाया क्या मैंने, नहीं पढ़ाया। सर कैम प्लांट का कोई रिएक्शन तो नहीं C3 और C4 प्लांट से, कैम प्लांट का कोई रिलेशन तो नहीं C3 या C4 प्लांट से। ये क्या है कि पैरेलल इवोल्यूशन है बच्चे, जब आप इवोल्यूशन पढ़ते हो ना तो दो टाइप पढ़ने हैं, एक तो प्रोग्रेसिव तो C3 से C4 बनना है ना, एक होता है रिट्रोग्रेसिव बहुत रेयर दिखते हैं, एक होता है पैरेलल इवोल्यूशन। बच्चा के आगे काउंटर में उसे पूछता है कि सर C3 से एडवांस तो C4 है, कैम कहां रखोगे, बोलो कैम C3 से C4 बनते टाइम एक पैरेलल इवोल्यूशन है आपका एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, और उसने क्या किया C3 और C4 दोनों को मिक्स करके एक प्लांट बनाया, तो ना तो ये एडवांस है ना ये प्रिमिटिव है, ये बोलो पैरेलल इवोल्यूशन का रिजल्ट है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, यस और नो, हाँ तो पैरेलल इवोल्यूशन का रिजल्ट है ये। और इसमें क्या ध्यान रखना है, कुछ नहीं बस इतना ध्यान रख कि स्टोमेटा नाइट में ओपन होते हैं, CO2 अंदर जाती है, पेप्टेज एंजाइम उसको लेता है, एसिड बनाता है, दिन में वो एसिड टूटते हैं, CO2 निकलती है और उससे हम ग्लूकोज बना लेते हैं, बस इतनी बात याद करनी है। हाँ जी, क्योंकि मुझे CO2 निकालनी है, मैं CO2 कहां से लूं, डे टाइम में स्टोमेटा तो क्लोज है, और मैंने एटमॉस्फेरिक CO2 किसको दे रखी है, ये देखो आपने, मैंने पहले एटमॉस्फेरिक CO2 किसको दी है, तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके पास CO2 एक्स्ट्रा है, और उसको मैं बाहर निकाल के तोड़ के CO2 वो निकाल के काम चलाऊंगा मेरा। और डे टाइम में ही CO2 क्यों निकाली, क्योंकि CO2 यूटिलाइज करने के लिए ATP और NADPH चाहिए, वो दिन में मिलते हैं, डे टाइम में O2 निकलेगा ना, मैंने वही तो बोला, इसके रेस्पिरेशन में यूज आएगा और इसमें फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस भी हैं, तो बेटा मैं कम कर लेता ही अपने चांस, पूछ कैसे, RQ की वैल्यू बढ़ाकर पूछ, वो क्या होता है, बोल रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, बोल कहां पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन में, तभी तो कैंप पढ़ाए हैं, ताकि कैंप प्लांट को RQ के साथ रिलेट करवा पाऊं मैं आपके साथ वहां पर, ठीक है। तो क्या C3 कैंप प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन के चांसेस हैं, क्या चांसेस ज्यादा है, नहीं, कम कर लेता है ये, इसने भी अडेप्टेशंस पैदा करी है ना, तो पैरेलल इवोल्यूशन का रिजल्ट है ये, है ना। RQ के टाइम पे बताऊंगा, और बताओ, बातें सारी बताऊंगा बढ़िया से, चिंता ही मत करो आप, एक दो लेक्चर ज्यादा भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, बोल दिया मैंने सिस्टम में कि भाई मेरे को बच्चों ने कह दिया है कि उन्होंने 11th अच्छे से नहीं करी है, और उनको ये फिजियोलॉजी वो कह रहे हैं कि हमें ऐसे पढ़ाना कि भाई हमें बिल्कुल नहीं आती, बोला मैंने, तो 3 लेक्चर का मुझे मार्जिन मिला है, तो मैं 3 लेक्चर प्लस भी जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। हाँ तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब सर जो आपने फोटो रेस्पिरेशन में रिएक्शन बताया है ना सर, वो वाला मैं सर ऊपर में क्वेश्चन टाइप क्या है सर, है ना, धीरज है ये, तो धीरज कह रहा है कि इसमें फोटो रेस्पिरेशन, इसमें 2 क्वेश्चन थे, एक तो ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शंस का जो कि क्लोरोप्लास्ट में और पेरोक्सिसोम में होता है, और दूसरा सीक्वेंस थी इन तीनों सेल ऑर्गेनल्स की, और मैंने कहा था कोई भी सीक्वेंस आए आप उसको ठीक मानिएगा। सर आपने RUBP के साथ 4 मॉलिक्यूल लिखा है और NCERT में 2 CO2 के साथ, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ कर दी इसने, मैंने 2 मॉलिक्यूल RUBP में 2 CO2 जोड़कर 4 मॉलिक्यूल बनाए हैं, और NCERT ने लिखा है कि अगर RUBP में CO2 जुड़ेगा एक मॉलिक्यूल में तो 2 मॉलिक्यूल PGA बनेगा, सही है बात या नहीं। फिर NCERT इसी लाइन को आगे लेके जाती है इंस्टीन, इसकी जगह पर क्या है, RUBP से O2 जुड़ता है तो एक PGA और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, ये NCERT की लाइन है। NCERT ने उसको एक PGA से मतलब एक RUBP से पढ़ाया और मैंने 2 RUBP से, कह रहा है अब समझ में आ गया, ठीक है। कैफ कह रहा है, मोल पूछ रहा है, मोहम्मद शहाबुद्दीन सर रिएक्शन बहुत सारा है, बस आप बता देना कहां से क्या याद रखना है। मैंने कहा ना फोटो रेस्पिरेशन की रिएक्शंस याद नहीं करनी, C3 और C4 की याद करनी है, इसकी केवल ये पहली रिएक्शन याद होनी चाहिए, ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, लेक्चर कंटिन्यू नहीं सुनते ये बच्चे।
और दूसरा ये आपको बिल्कुल याद नहीं करना, ये भी मैंने क्लियर किया आपको, बस इतना पता होना चाहिए कि होता क्या है वास्तव में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं जी, अब नया टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। दो तरह के फैक्टर याद करने हैं, बोलो एनवायरमेंटल, इनको एक्सटर्नल भी कह सकते हो आप, ठीक है। और दूसरे आपको याद करने हैं प्लांट फैक्टर। इसमें एनसीईआरटी ने हमें 4 फैक्टर पढ़ाए एनवायरमेंटल में, बोलो लाइट, बोलो CO2, बोलो टेम्परेचर, बोलो वाटर। और दूसरे में है बच्चे प्लांट फैक्टर्स, इनको इंटरनल फैक्टर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनल फैक्टर्स भी कहा जाता है। इसमें आप बताइए कि जैसे मैं सबसे पहले बात करूंगा लीफ की, तो लीफ के फैक्टर की बात करो तो लीफ का पहले तो समझो साइज। अगर लीफ का साइज बड़ा है तो फोटो, सीधे बैठो पे, सीधे, लटकना तो बिल्कुल भी नहीं है। संडे के बाद मंडे है, मुझे ये पता है, चल गया है आपकी क्लास में आते ही, है ना, क्योंकि सैटरडे होता है तो ये इतने होते ही नहीं। और परसों तो टेस्ट था ना, तो सारे टॉपर एब्सेंट थे, जो आपकी क्लास के हैं ना टॉपर, टॉप रैंकर वाले बच्चे जितने भी, वो सारे एब्सेंट थे, क्योंकि उनको एक दिन में भी, पिछले 10 दिन में 12 दिन में कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने कहा कि एक दिन में हम सब कर देंगे। उसी दिन वो एब्सेंट थे कि आज ही पढ़ना है हमें सारा। तो इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट देख के मुझे पता चल गया कि मंडे की मॉर्निंग है। आपकी अगर मंडे मॉर्निंग है तो मेरी भी मंडे मॉर्निंग है, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब एनर्जेटिक रहना है। तो पहला तो आप बताओ लीफ साइज। साइज अगर बड़ा है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा, और साइज अगर छोटा है तो फोटोसिंथेसिस कम। बच्चे ये भूल जाते हैं कि भाई कल वाले टेस्ट में प्लांट फिजियो नहीं आ रही, लेकिन नीट में आ रही है, नहीं समझ रहे। और तैयारी हम किसकी कर रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं, वो कल वाले टेस्ट की वो उसी पे लगे हुए हैं, उसी में चल रहे हैं। और दूसरा लीफ के याद करो नंबर्स, ठीक है। नंबर्स अगर ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस भी, नंबर्स अगर कम है तो फोटोसिंथेसिस। एक आप याद करो नंबर के साथ साथ एज। लीफ की अगर एज ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस कम है, और एज कम है तो फोटोसिंथेसिस। यंग लीफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा करती हैं एज कंपेयर टू ओल्ड। हाँ या ना? यस और नो? एज के साथ साथ आप याद रखो स्टोमेटा के नंबर लीफ पर। अगर स्टोमेटा ज्यादा है तो गैसेज एक्सचेंज क्या हो सकता है, और अगर स्टोमेटा कम है तो गैसेज एक्सचेंज। और बोलो नंबर ऑफ स्टोमेटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओपन नंबर ऑफ स्टोमेटा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? नंबर ऑफ स्टोमेटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कि स्टोमेटा के नंबर ओपन कितने हैं। आप सोचो, एक बेटा तू खड़ी हो, सेकंड बेंच पहले बच्ची, हाँ, कोई प्रॉब्लम चल रही है आपको, इशू है कोई? अगर है तो प्लीज आप जाइए बच्चे, वो घड़ी मेरे लिए लगी है, आपके लिए नहीं। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं आपको, ठीक है। नहीं पढ़ना क्लास में, मैंने कहा ना, मैं बहुत अच्छे से सहन कर लेता हूं इस बात को कि मेरी क्लास में बच्चे कम बैठे हैं। हाँ, मुझे दिखावे पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है 1%। मैं पहले दिन से क्लियर कर दिया था मैंने ये बात आपको, है ना। लेकिन जितने बैठे हैं ना, वो फिर फुल एनर्जी के साथ ही बैठे हैं। मैंने कहा था मैं आपसे कहीं पर भी कोई गद्दारी नहीं करूंगा पढ़ाते टाइम, एक लाइन एक शब्द की भी। लेकिन मैं तुम्हें जितना बताऊंगा उतना ही आप सोचोगे ना कि फोटोसिंथेसिस इतना ही है। अच्छी अच्छी बातें भी बता ही रहा हूं ना बीच बीच में, कि ये ऐसे, ये वैसे, ये हो तो ये कर लेना, वो कर लेना। अगर आपने मुझे ये फील करवा दिया कि हम नहीं पढ़ना चाहते, तो फिर मुझे भी घास काटते टाइम नहीं लगना। सिंपल सीधे शब्दों में बच्चे, स्ट्रेट। पहले दिन से क्लियर है फंडा मेरा, ठीक है। हाँ, तो प्लीज क्लास में आई है तो फायदा लेके चलिए, अगर प्रॉब्लम है तो बाहर चलिए। तो स्टोमेटा के नंबर में ओपन नंबर ऑफ स्टोमेटा को याद करना है आपको। आप एक सोचो, लीफ में 100 स्टोमेटा, एक में 50, बताओ फोटोसिंथेसिस किसमें ज्यादा? नहीं नहीं, वो डिसाइड कैसे कर सकते हो आप बताओ, 100 वाले में से 40 स्टोमेटा ओपन है, 50 वाले 50 के 50 ओपन है। हाँ, तो स्टोमेटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओपन नंबर ऑफ स्टोमेटा। साथ ही साथ याद करो इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन। आप बताओ इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन अगर क्या हो गई, ज्यादा, तो बोलो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। मोर इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन स्टोमेटा, और लेस, बच्चा कहता है सर प्लांट को तो CO2 चाहिए, मैं कहता हूं एटमॉस्फेयर से। प्लांट में CO2 कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्लांट में CO2 क्या हो गई तो एसिड बन जाते हैं।
और एसिडिक पीएच पर स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। ठीक है बात या नहीं? हाँ या ना? तो याद रखेंगे ये बात आप क्या कि अगर इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन क्या है तो स्टोमेटा, और इंटरनल CO2 कम तो बाहर से CO2 को अच्छा एक्सचेंज किया जा सकता है, फोटोसिंथेसिस बढ़िया होगा। साथ ही साथ रखो याद अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, अमाउंट ऑफ, बोलो अगर क्लोरोफिल ज्यादा है तो प्लांट ग्रीन है, क्लोरोफिल ज्यादा है तो प्लांट ज्यादा ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, और अगर क्लोरोफिल कम है तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। और आप सोचो रंग बिरंगे पौधों को आप सजाने के काम लेते हो, खाने के नहीं। और हमेशा कहा जाता है ग्रीन वेजिटेबल्स वाले, तो वेजिटेबल ग्रीन नहीं, ग्रीन प्लांट्स की वेजिटेबल होती हैं वो। समझ रहे हैं मेरी भी? कल को बच्चा कहता है हम तो फ्रूट खा रहे हैं, एप्पल मतलब जैसे एप्पल खा रहे हैं हम, मैंगो खा रहे हैं, तो हरे है ही नहीं। बोलो है हरे प्लांट के। और जो प्लांट रंग बिरंगे हैं उनको तो घरों में सजावट करने के लिए रखते हैं हम। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा। और याद रखो इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन के बाद स्टोर फूड की अमाउंट, स्टोर फूड की अमाउंट। बोलो अगर प्लांट के पास फूड क्या है तो फोटोसिंथेसिस, और फूड क्या है तो फोटोसिंथेसिस। भाई एक बच्चा एक टाइम में 4 रोटियां खाता और बनाता भी खुद ही है, और आज उसने रोटियां बनाई तो 6 बन गई, कितनी खा गया, बचे कितनी? तो भाई शाम को वो 2 ही बनाएगा ना, फिर 2 तो कहता है ऑलरेडी पड़ी है अपने पास, तो ज्यादा मेहनत क्यों करनी है। तो अगर स्टोर फूड की अमाउंट क्या है तो फोटोसिंथेसिस, और स्टोर फूड की अमाउंट क्या है तो फोटोसिंथेसिस। ये बातें तो आप पढ़ लोगे। फिर एनसीईआरटी कह रही है कि प्लांट फैक्टर और इंटरनल फैक्टर्स आर डिपेंड्स ऑन, बोलो ग्रोथ ऑफ द प्लांट। बिल्कुल सही बात है, ग्रोथ जितनी अच्छी होगी प्लांट फैक्टर उतने अच्छे होंगे। आप एक दोस्त के घर पे गए, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आप उसके पास गए उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, कहीं पर भी, नॉर्थ इंडिया में, आप कहां से बिलोंग करते हैं, आप अपने दोस्त से मिलने किसी और स्टेट में गए, उसके घर पे आम का पेड़ था बहुत बड़ा सारा, सुंदर लग रहा था आपको, आपने कहा इसको कब लगाया? उसने कहा 5 साल पहले। मतलब 5 साल में पेड़ बन गया? बोला हाँ अच्छा बन गया यार, ये तो इसके सीड मुझे भी दे। आप ले आए उसका सीड। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और फिर उसे आपने यहां ला के लगाया, आपने कितने साल वेट किया, उतना बड़ा पेड़ नहीं बना था। आप कहते ग्रोथ अच्छी नहीं हुई इसकी। इसका मतलब इसके फैक्टर, प्लांट फैक्टर जितने अच्छे उस एनवायरमेंट में उतने अच्छे यहां। तो आप यही तो सोचोगे ना कि भाई प्लांट फैक्टर इसके वैसे ही आएंगे, लेकिन वैसे तो आपने कहा ना कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी, इसका मतलब ग्रोथ अच्छी है तो फैक्टर अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी नहीं है तो फैक्टर अच्छे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और दूसरा एनसीईआरटी कहती है डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस, ये शब्द एनसीईआरटी के ही है। अब पूछो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस का क्या मतलब है, जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस का क्या मतलब है? तो आप बताओ कि दोस्त के घर से आप लाए आम का सीड, घर पे लगा के लाया कि आपने आम का सीड लगाया, तो उससे पौधा किसका बनेगा? तो बस यही तो है, आप आम का सीड लगा के एप्पल के पौधे के बारे में तो नहीं सोच सकते ना, या सोच सकते हो? बस यही तो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस है कि प्लांट में जेनेटिक मटेरियल की वजह से पहले से ही कैरेक्टर डिसाइडेड है कि ऐसे होंगे। आपने जब उनके घर पे पेड़ देखा था तो उनकी लीव्स जो थी उनमें रेटिकुलेट वेनेशन था, कैसा? आप अपने घर पे जब सीड लगा के उससे प्लांट बनेगा ना, उस लीफ में भी रेटिकुलेट वेनेशन ही आएगा। उनके घर पे जो पेड़ था उसमें आम जब लगे तो हरे थे, पके तो पीले हो गए, आपके घर पे भी ऐसा ही होगा। उनके घर पे जो आम का पेड़ था उसमें फूलों का रंग सफेद था जब फ्लावरिंग कर रहा था वो प्लांट, तो आपके घर पे भी उन फूलों का रंग कैसा आएगा? तो आप बताओ, मोस्ट ऑफ द प्लांट फैक्टर तो पहले से ही डिसाइडेड है जेनेटिक मटेरियल की वजह से। और ऐसे प्लांट फैक्टर, ऐसे प्लांट कैरेक्टर जो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड हो उसके जेनेटिक मटेरियल की वजह से, उन सब को हम इंक्लूड कर लेते हैं जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस में। किसमें इंक्लूड कर लेते हैं? किसमें? जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस में। समझ रहे हैं मेरी बात?
यस और नो, अच्छे से, पक्का। एनसीईआरटी पेज नंबर 222 में फैक्टर्स का पहला पैराग्राफ यही सब बता रहा है। पहले उन्होंने सारे प्लांट फैक्टर लिखे, फिर लास्ट लाइन में लिखा कि प्लांट फैक्टर्स आर डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। क्लियर है आपको ये बातें, हाँ या ना? दूसरा हमें याद करना है एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल फैक्टर्स को। किसको याद करना है बताइए? जब हम एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमें पढ़ना होता है, बोलो, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। और बताइए ये लॉ दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था ब्लैकमैन। किन्होंने दिया था? किन्होंने दिया था? हाँ, लॉ ऑफ गिवन बाय ब्लैकमैन ने। डार्क एक्शन भी समझाई है, लेकिन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो है ना बच्चे, उसी के लिए याद करना है आपको ब्लैकमैन का नाम। अगर कल को कोई ये भी पूछ लेना आपसे, आपका नॉलेज चेक करने, चल बता डार्क एक्शन किसने बताई, तू हंस रहा है, तू क्लासेस तो आता नहीं है कंटिन्यू। हाँ, बुरा लगता है मुझे यार, ऐसे बढ़िया नहीं पढ़ाता क्या मैं? कैसे मान लू मैं? अगर मैं बढ़िया पढ़ाता तो आता क्लास में। नीट वाले दिन, जैसे आज ही नीट का पेपर है और मेरे को आई फ्लू हो गया, बता क्या करेगा? नहीं जाएगा यार, तो तैयारी छोड़ रहा है, पेपर भी छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ेगा क्या? एक बच्चा था, फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर था, रोज फुटबॉल खेला बढ़िया, ठीक है। बीच में 4 दिन बीमार हो गया, ठीक है। उन दिनों में उसके कोच ने बहुत अच्छे अच्छे मूव बताइए, 2 बढ़िया मूव बता दिए, ठीक है। अब काम हो गया ये, अब वो फिर से रेगुलर है। लेकिन वो 4 दिन बीच में क्या था? तो वो जो मूव उस दिन उन्होंने बताया था, वो 4 दिनों के अंदर वो मूव उसका क्लियर नहीं है। अब क्या हुआ कि पूरा साल बच्चे ने फुटबॉल की तैयारी करी, लास्ट दिनों में सिलेक्शन का दिन आया, और जो सिलेक्टर आया था ना, वो उस मूव का बहुत शानदार प्लेयर था, जो मूव एग्जामिन मतलब उसने बताया था कोच ने। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? उसको सब आता है, लेकिन उस प्लेयर को वो एक मूव नहीं आता, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको कितना आता है, इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम में जो आया उसमें से आपको कितना आता है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? और मैं हमेशा कहता हूं कि जो टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं उनके लिए क्लास में इसलिए नहीं बैठना होता कि ये तो मेरे को आता है, छोड़ो ये नहीं क्लास लेके मेरे को क्या करना है, एसिड सर की क्लास है ऑर्गेनिक की, तो मैं कर ही लूंगा। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? उस क्लास में 1.5 घंटे की क्लास में अगर टीचर कोई 100 बातें बताता है ना, तो 70 बातें मुझे आती थी, कोई 30 बातें या 10 बातें या 5 बातें ऐसी थी जो या तो मैंने कभी सुनी नहीं थी या मुझे पहले समझ में नहीं आई थी, वो आज मेरी ठीक हो जाएंगी। बस उसी के लिए बैठना है, क्योंकि हो सकता है कि उन्हीं मूव्स में से एग्जामिनर सिलेक्टर बैठा हो हमारा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और हर एग्जामिनर का ना, वैसे मैं मेरी बात करूं तो मेरा भी, मैंने कहा था क्लासिकल बॉटनी बड़ा फेवरेट है। मैं डाइवर्सिटी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, लाइफ साइकिल, फिजियोलॉजी, इनको बड़ा मैं मतलब एंजॉय करता हूं। समझ रहे हैं मेरी बात है? मैं, लोग इसको बोरियत वाला कहते हैं, मैं इसको बड़ा एंजॉय करता हूं। सच बात है ये बॉटनी के अंदर। तो हर किसी का ऐसे कोई ना कोई फेवरेट जोन होता है, एग्जामिनर्स का भी। तो जब वो पेपर सेट करते हैं ना, तो वो अपने फेवरेट जोन में से क्वेश्चन ज्यादा डालते हैं, क्योंकि वहां पर वो क्वेश्चन को घुमा सकते हैं। और हमें एग्जामिनर का माइंड ही पकड़ना है सिलेक्ट होने के लिए। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? क्योंकि यहां ऑप्शन नहीं है बच्चे, अगर नंबर अच्छे हैं तो सिलेक्ट, नहीं है तो नो, यस और नो ही है बस। ठीक है बात या नहीं? तो इसलिए थोड़ा सा इस पे काम करना है अपने को। चलें भी आगे चलें। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर गिवन बाय ब्लैकमैन, ये बेसिकली है किसके लिए? एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए। इसको समझाता हूं, बताओ। जैसे एक प्लांट है, क्या है ये? प्लांट में एक्सटर्नल फैक्टर काम कर रहे हैं, बोलो। जैसे प्लांट पर गिर रही है लाइट, क्या गिर रही है? प्लांट को मिलेगी क्या? प्लांट क्या लेगा सॉइल से? ये 3 एक्सटर्नल फैक्टर मेन है। चौथा तो क्लोरोफिल होता है, वो तो प्लांट फैक्टर ही है, उसको छोड़ो, अपने 3 पे बात करते हैं अभी। ठीक है, आप बताओ, इस प्लांट को लाइट मिल रही है 1, CO2 2, वाटर 3, बताओ सबसे कम कौन मिल रहा है? सबसे कम कौन मिल रहा है? सही है बात या नहीं? यस और नो? हाँ, तो सबसे कम मिल रहा है कौन? तो मैं कहूंगा कि रेट किस पे डिपेंड कर रही है? बच्चा का लाइट पे। मैं पूछूंगा क्यों, वो कहता सबसे कम है। तो आज के बाद सबसे कम वाला तो दिमाग से निकाल ही दो आप। ठीक है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या कम क्या ज्यादा, हमें लिमिटिंग फैक्टर डिसाइड करना है, उस पे आते हैं।
आप बताइए लिमिटिंग फैक्टर कौन सा, ये कैसे पता चले? बोलो, जिस फैक्टर की अमाउंट कम करने पर रेट कम हो जाए और बढ़ाने पर रेट ज्यादा हो जाए, वही फैक्टर जिससे रेट लिमिट होती है। मैंने क्या किया, सी वाटर को 3 से 4 करके देखा, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। रेट पे मैंने CO2 को 2 से क्या किया, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने लाइट को 1 से क्या किया, तो रेट बढ़ गई। रेट क्या हो गई, फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ गई। तो मैंने कहा, देखा, हमने कहा था लाइट लिमिटिंग थी, कम थी ना, इसलिए। फिर हमने क्या किया, लाइट को 2 से क्या कर दिया, तो फोटोसिंथेसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसका मतलब इनिशियली यहां लाइट क्या थी, लिमिटिंग फैक्टर, लेकिन अब लाइट बढ़ने पर रेट, क्योंकि लाइट बढ़ने पर CO2 कहते हैं भाई मुझे भी बढ़ाओ अकेले लाइट से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि लाइट बढ़ा के जितना ATP और NADPS2 बनाओगे तो उसको यूज करने के लिए डार्क रिएक्शन में CO2 भी तो चाहिए, हाँ या ना? तो CO2 कहती है आपने लाइट बढ़ा दी, मैं कम हो गई। अब रेट किस पे डिपेंड कर रही है, और मैंने जैसे CO2 को क्या किया तो रेट बढ़ी, और जैसे मैंने 3 से क्या किया तो रेट नहीं बढ़ी। वाटर कहता है CO2 बढ़ा रहे हो, लाइट बढ़ा रहे हो, NADPS2 भी तो ज्यादा चाहिए होंगे ना, और उनको हाइड्रोजन तो मैं ही दूंगा, इलेक्ट्रॉन तो मैंने ही बैलेंस करने हैं, तो मुझे भी तो बढ़ाओगे तभी तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। अब आपने लाइट बढ़ा दी, CO2 बढ़ा दिया, मैं कम हो गया, और जैसे हमने वाटर को 2 3 से क्या किया तो फोटोसिंथेसिस, और 4 से इसको 5 करने पर रेट, क्योंकि कहानी फिर से वहीं आ गई। तो बताइए, फर्स्ट टाइम लाइट ऑप्टिमम से कम थी, बताओ 2 यूनिट, बोलो ऐसे, CO2 3 यूनिट, वाटर के लिए ऑप्टिमम लाइट कितनी थी, लेकिन आ कितनी रही थी, ऑप्टिमम से, इसलिए रेट उस पर डिपेंड कर रही थी। लेकिन जैसे हमने लाइट को क्या किया, बढ़ाया, और उसे क्या कर दिया, ऑप्टिमम, तो बोलो अब CO2 ऑप्टिमम से कम हो गई, क्योंकि 2 लाइट के लिए ऑप्टिमम CO2 कितनी थी, लेकिन मिल कितनी रही थी, तो अब CO2 ऑप्टिमम से क्या हो गई। और जैसे ही हमने CO2 को क्या किया, ऑप्टिमम, CO2 को क्या किया, बढ़ाया, ऑप्टिमम किया। सही है बात या नहीं? कई तो इस क्लास में डॉक्टर तो कम और एक्टर ज्यादा है, शानदार वाले, बढ़िया एक्टिंग करते हैं। आप यहाँ खड़े हो देखो कितने अलग अलग तरह के चेहरे और कितने अलग अलग तरह के एक्टर, लाइन ही गलत में आ गए। वो सोता हुआ बच्चा जिसकी आंख लग गई, एकदम से आंख खोली, फिर उसको पता चल गया गुरुजी देख रहे हैं, फिर सीरियस हो गए पूरा। जिंदगी में आज तक इतने अच्छे से NCERT नहीं पढ़ी होगी जितनी ईमानदारी से और इच्छा से शक्ति से उसने NCERT में देखा है ना। जिसको बता रहा हूं उसको पता भी है नहीं, एक्टिंग तो शानदार। और मैं कह रहा हूं कि मुझसे डर के मत पढ़ो, मैं बार बार समझाता हूं ये बात, हमेशा आपको अपनी लाइफ बनानी है इसलिए पढ़ो। मैं डराता हूं इसलिए, मैं समझाता हूं इसलिए, ताकि बच्चे की लाइफ बन जाए। आज हो सकता है उसको बुरा लगे, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, हो सकता है कि आज उसको बुरा लगे, उसको लगे कि सर क्लास में डांट देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं, लेकिन यही डांट और यही बोलना, बार बार आपको तंग करना, आगे जाके आपको समझ में आएगी कि यार फायदा तो करके गया मेरा। नीट के एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलोगे और सारे क्वेश्चन आप ठीक करके आओगे ना, बॉटनी के जितना मैंने पढ़ाया, हाँ या ना, उस दिन पता चलेगा कि भाई बोलता तो ठीक ही था मास्टर। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? बिल्कुल बच्चे, इसीलिए तो आप बताइए, लाइट 1, CO2 2, वाटर कितने, 3। अब 3 वाटर यहां दे रहे हो ना आप, तो अब ये ऑप्टिमम से क्या हो गया। तो बताओ, जब कोई बायोकेमिकल प्रोसेस एक से ज्यादा फैक्टर से अफेक्ट होता हो, एक साथ, ये नहीं कि पहले लाइट फिर CO2 फिर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, हाँ या ना? जब कोई बायोकेमिकल प्रोसेस एक से ज्यादा फैक्टर से क्या होता हो, और वो भी एक, तो रेट ऑफ प्रोसेस उस फैक्टर से डिटरमाइन होती है, लिमिट होती है, जो फैक्टर ऑप्टिमम से कम अपनी मिनिमम अमाउंट के आसपास होता है, कि भाई इतना तो चाहिए ही चाहिए।
जो उसके नजदीक होगा ना बच्चे, वही फैक्टर कैसा फैक्टर होगा। तो आप बताओ, पहले लिमिटिंग कौन था, फिर कौन हुआ, फिर कौन हुआ? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो एनसीईआरटी 2-4 मिनट ले रहा हूं एक्स्ट्रा भाई। आप 222 नंबर पेज पे आओ, थर्ड पैराग्राफ में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को 1905 में बोल्ड करके लिखा है एनसीईआरटी ने। फिर लिखा है कि इफ ए केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन its rate will be determined by the factor which is nearest to its। और अगर इस फैक्टर की वैल्यू में आप चेंज करते हैं, आप इस फैक्टर को कम करते हैं तो रेट बढ़ाएंगे, तो रेट बढ़ जाएगी, हाँ या ना? तो डायरेक्ट इस फैक्टर पर डिपेंड करती है रेट। इफेक्ट सबसे हो रही है, ये समझ लो मेरी बात। ये नहीं कि एक टाइम में किसी एक से इफेक्ट हो रही है, इफेक्ट सबसे हो रही है। बोलो ऐसे, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इफेक्ट इफेक्ट सबसे हो रही है, हाँ या ना? लेकिन डिपेंड किसी एक पे करती है, डिटरमाइन किसी एक से होती है, हाँ या ना? अब एक बात और समझ लो, आप सोचो कि भाई आप यहां से निकल के घर जा रहे हो, रास्ते में बहुत सारे पेड़ हैं, सारे पेड़ बोलो C3 हैं। पेड़ पेड़ पौधे नहीं, पौधों में C4 भी आ जाते हैं। पेड़ लगभग सारे क्या हैं? आप पेड़ के पास खड़े होकर पूछना कि भाई तेरा लिमिटिंग फैक्टर कौन? उसे धूप मिल रही है, लाइट प्रॉपर है, हवा चल रही है, टेम्परेचर भी नॉर्मल है ना? तो आप एक C3 प्लांट से अगर क्लियर दिन पे सब चीजें ठीक हैं, सब चीजें ठीक हैं, क्लियर डे है ना? और उस दिन अगर आप उस पौधे से पूछें C3 से कि भाई तेरे लिए लिमिटिंग कौन, तो कहता है CO2। साफ सुथरा दिन है, अगले दिन बादल हो गए, क्या हो गए? आप उस प्लांट से बात करो, कहता है आज लाइट लिमिटिंग है, लाइट कम मिल रही है। एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाती है तो लिमिटिंग फैक्टर भी। एक चीज, रेत के टीलों पे जाओ, डिजर्ट में पानी लिमिटिंग है, पानी में जाओ लाइट लिमिटिंग है, पानी में डूबे हुए प्लांट को लाइट प्रॉपर नहीं मिलती, सही है? पहाड़ों की स्लोप पे जाओ, पानी लिमिटिंग है, खिसक जाता है, सारा फैल जाता है, पानी नीचे चला जाता है, समझ रहे हैं? बह जाता है पानी, हाँ या ना? पोलर एंड पे आओ, टेम्परेचर लिमिटिंग है, इतना कम है कि बर्फ बन जाती है। घने जंगल में, रेन फॉरेस्ट में आ जाओ आप, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़ते हैं ना आपने, उसमें आ जाओ आप। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बड़े बड़े पेड़ हैं, उनके लिए CO2 लिमिटिंग है, क्योंकि लाइट तो ऊपर से प्रॉपर मिलती है, बड़े पेड़ है। लेकिन उन बड़े पेड़ों की छाया में जो छोटे प्लांट उगेंगे, उनके लिए लाइट लिमिटिंग है। तो कंडीशन बदली, लिमिटिंग फैक्टर बदला, तो हमेशा लिमिटिंग फैक्टर एक ही हो किसी के लिए ये जरूरी? ये बातें मैंने लाइट से पहले पहले सारी बता दी, कल मैं आपको लाइट से पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है? 40-50 मिनट का टॉपिक बचा है अपना, उसको खत्म करके कल रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स वाला टॉपिक शुरू करेंगे अपने। मिलते हैं।